हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। चलिए फिर हम लोग आज अपने इकोनॉमिक्स का सेकंड सैंपल पेपर करने वाले हैं। और फिर मैं एक बार आपको बोल रहा हूं कि सैंपल पेपर जो है बहुत ज़रूरी है करने के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ सके, आप जो है आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीख लें। आपको पूरी की पूरी जो है सिलेबस एक बार ओवरव्यूज मिल जाता है कि कहाँ कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आप एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो उसके पहले 2-3 सैंपल पेपर सॉल्व करके जाना चाहिए आपको। और सैंपल पेपर जो है उसको ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन में कैसे, कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग सीबीएसई सैंपल पेपर नंबर 2 हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। एक सैंपल पेपर ऑलरेडी आपको जो मैंने करवा दिया है और दूसरा सैंपल पेपर हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसका पार्ट ए है और वो पार्ट ए सीबीएसई के लिए क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, फटाफट से हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चंस आ रहा है वो आ रहा है, ध्यान सुनिएगा इधर, फिर से वो स्टेटमेंट को लेकर के क्वेश्चन। द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। यहां पे आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? द कंजम्पशन कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व ड्यू टू द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। यस, करेक्ट बात है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है। ये अजम्पशंस लेके चलते हैं कि भैया जैसे जैसे जो है हमारा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। एंड कंजम्पशन एंड द assumptions of constant marginal propensity to consume। ये स्टेटमेंट जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। और दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं हम लोग। एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजम्पशन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। इन द सेंस पहला स्टेटमेंट जो है आपका सही है, क्योंकि आपका कंजम्पशन और आपका कंजम्पशन कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, पैरेलल होता है कर्व ड्यू टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड कंजम्पशन एंड द assumptions कांस्टेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहां पे जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा कौन सा? ए विल बी द राइट आंसर। दैट इज, यहां पे मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। दैट इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहां पे जो है, जैसे मान के चलो एग्जांपल अगर मैं लूं, यहां पे एमपीसी जो है एडी इक्वल टू जो है वो सी प्लस आई होता है। तो इसमें इस कंडीशन से आपका स्टेटमेंट 1 जो है ट्रू है, स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। तो यहां पे हम लोग ये लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सब्सिडीज, ध्यान से सुनिएगा इधर, अगर मैं बात करूं व्हेन सब्सिडीज आर ग्रेटर दैन द इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर जो सब्सिडीज है वो ग्रेटर दैन इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो उस कंडीशन में जो है आपसे पूछ रहा है कि जीडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एफसी होगा, जीडीपी एमपी इज ग्रेटर देन जीडीपी एफसी होगा, या जीडीपी एमपी इज लेस देन जीडीपी एफसी होगा। नन ऑफ दीज। इसका मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस एंड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट। आइए थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में हम लोग समझने के लिए ना। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट प्राइस से अगर मैं बालू फैक्टर प्राइस पे आने में हमारा जो मेन रोल प्ले करता है वो कौन प्ले करता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस मेन रोल प्ले करता है। तो अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं, तो इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं तो एनआईटी क्या होता है? एनआईटी क्या होता है? एनआईटी की बात करूं वो क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या होता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, माइनस सब्सिडीज। और यहां पे बात क्या किया जा रहा है? ध्यान सुनिएगा, यहां पे बात क्या किया जा रहा है कि सब्सिडीज जो है हमारा वो क्या है? ग्रेटर दैन द इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो भैया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो क्या आएगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहां पे जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे मान लो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा मान के चलिए 100 है और सब्सिडीज हमारा जो है 120 है,
तो भैया यहां पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर निगेटिव में आ गया, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर निगेटिव में आ गया तो ध्यान रखिए कि जीडीपी एमपी जो है उसके अंदर जो है हम लोग जब ये करेंगे तो वो जीडीपी एमपी जो है यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लेस दैन द जीडीपी एफसी। ठीक है, लेस दैन द जीडीपी एफसी। तो यहां पे जो है वो क्या, क्योंकि यहां पे जो है आपका जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो निगेटिव में आ गया। तो निगेटिव में आने का मतलब क्या हुआ कि भैया यहां पे जो है जीडीपी एफसी जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और जीडीपी एमपी जो है वो कम हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है यहां पे क्या निकल के आएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हेन द एनआईटी इज नेगेटिव, जीडीपी एमपी इज लेस देन द जीडीपी एफसी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आ जाइए आप तो आंसर क्या होगा, यहां पे सी होगा। क्योंकि एक अच्छा, इसको समझने के लिए एक फॉर्मूला का भी हम लोग ले सकते हैं। हाँ सर बताओ सर फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला को हम लोग ले सकते हैं कि जीडीपी एमपी, ध्यान सुनिएगा, जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू जीडीपी एफसी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि एनआईटी जो है निगेटिव में आ गया, एनआईटी जो है वो क्या आ गया, निगेटिव में आ गया। यहां पे मैं यहां पे बात को, एनआईटी जो है वो क्या आ गया, निगेटिव में आ गया। तो अगर ये निगेटिव में आ गया तो यहां पे इसको उधर लेके जाइए। ठीक है, तो जीडीपी एमपी जो है इक्वल टू जीडीपी एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहां पे आ जाएगा। तो जीडीपी एमपी जो है वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, जीडीपी एफसी जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे जो है सी विल बी द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी ग्रेटर दैन 1। ये क्वेश्चन हमने पिछले बार भी करा था, पिछले सैंपल पेपर के अंदर भी करा था कि कौन से सिचुएशन में विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी ग्रेटर दैन 1, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। आइए बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा यहां पे क्या कहानी है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला हम बात करें तो कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। ये कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है, ऐसा सिचुएशन कभी कभी होता है कि हमारा कंजम्पशन जो है वो ज्यादा है और इनकम जो है वो कम है। हमारा कंजम्पशन जो है वो क्या है, ज्यादा है और इनकम जो है कम है। और तो बोले सर पैसा कहां से आएगा, अरे जो पहले से हम लोग सेव करके रखते हैं या जो है हम लोग लोन वगैरह ले लेते हैं, निगेटिव में चले जाते हैं, उससे जो है इनकम को हम लोग कर सकते हैं, कंजम्पशन को बढ़ा सकते हैं। इवन इनकम कम है तो भी कंजम्पशन बढ़ सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक जो होता है ना ऑटोनॉमस कंजम्पशन, अगर आपका इनकम जीरो भी है तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई। वो तो अगर मान लो अगर आप इनकम जीरो है तो क्या आप खाना बंद कर दोगे, ये पॉसिबल तो है नहीं। कपड़े पहनना बंद कर दोगे, पॉसिबल तो है नहीं। अगर इनकम किसी बंदे का जीरो भी है तो भी वो कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो करता ही करता है। तो ये सिचुएशन कभी हो सकता है कि भैया कंजम्पशन ज्यादा हो और इनकम क्या हो, कम हो। मान लो कंजम्पशन जो है वो 100 है, इनकम 80 है, तो 100 को 80 से डिवाइड करेगा तो एक से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा। यस सर बिल्कुल होगा। तो ये ग्रेटर देन 1 जो है यहां पे हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट। तो बी विल बी द राइट आंसर। थर्ड का जो आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, बी विल बी द राइट आंसर। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो एक से ज्यादा हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है। कौन से कंडीशन में हो सकता है, जब कंजम्पशन ज्यादा हो और इनकम क्या हो, कम हो। ठीक है, क्योंकि एपीसी जो होता है आपका मार्जिनल एमपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है, एपीसी जो होता है वो कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम होता है, और इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, उस केस में जो है आपका फिगर एक से ज्यादा आ सकता है। तो यहां पे बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ओइंग टू द रसिया यूक्रेन क्राइसिस। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। हाँ सर पता है सर। द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग राइजिंग क्रूड प्राइस राइज हो रहा है ड्यू टू द सप्लाई साइड इश्यूज, क्योंकि रसिया जो है क्रूड ऑयल का एक बहुत बड़ा सप्लायर है, और अगर रसिया जो है सप्लाई नहीं कर रहा है क्रूड ऑयल, या कोई देश अगर रसिया से नहीं खरीद रहा है,
तो इस चक्कर में जो अदर कंट्रीज से जो क्रूड ऑयल आ रहे हैं उनके प्राइसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली इंपैक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब देखो, समझो इस बात को। रसिया यूक्रेन वॉर जब नहीं हो रहा था तो एग्जाम्पल ले लो कि 100 रुपीज का क्रूड ऑयल आ रहा था। एग्जाम्पल, मैंने कोई यूनिट की बात कर रहा हूं, 100 रुपीज का आ रहा था। बट रसिया यूक्रेन जैसी वॉर स्टार्ट हुआ, रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, वैसी जो है हमारा एक क्रूड ऑयल का प्राइस जो है 120 का हो गया। मान लो 120 का हो गया, $120 का ले लेते, रुपीज नहीं लेते, $120 ले लेते, ठीक है, ओके सर। अब सुनो क्या होगा, जब प्राइस राइज हुआ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या होता है कि भैया आपके यहां देश के अंदर कितना फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है और आपके देश से फॉरेन एक्सचेंज जा कितना रहा है। तो अगर मैं जो चीजें हम $100 के प्राइस पे मंगाते थे तो वो जाता था हमारा $100, बट अब जो है हमारा कितना डॉलर बाहर जा रहा है, $120 बाहर जा रहा है। इसका मतलब जो है ये इंडियन इकोनॉमिक पे क्या डाल रहा है कि आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम द इंडिया विल राइज। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, यूएस डॉलर है, उसका आउटफ्लो जो होगा, आउटफ्लो वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, आई मीन राइज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो हमें $100 देना पड़ रहा था, बट यूक्रेन रसिया के वॉर की वजह से हमारा क्या हुआ कि भैया प्राइस राइज हो गया। प्राइस राइज हुआ तो उसी चीज के लिए हमें $120 पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर है वो इंडिया से जो है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। इन द सेंस डी विल बी द राइट आंसर। यहां पे डी जो है करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर सर्वेस वॉज नॉट एबल टू फाइंड अ बायर फॉर हिज सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मिस्टर सर्वेस जो है वो नॉट एबल टू फाइंड अ बायर, उनको बायर नहीं मिल रहा है फॉर हिज सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन के लिए उनको बायर मिल ही नहीं रहा। विच कैन बी एक्सचेंज विद द क्लॉथ, तो उन्होंने जो है उसको विच कैन बी क्लॉथ से वो एक्सचेंज कर रहे हैं। विच फंक्शंस ऑफ मनी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब जो है जैसे मान लो बायर्स नहीं मिल रहे हैं कि भैया क्लॉथ से, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, तो बार्टर सिस्टम को के प्रॉब्लम को जो सबसे बड़ा सॉल्यूशंस मिला मनी से, मनी फंक्शन से, वो क्या मिला कि बार्टर सिस्टम में क्या था कि भैया हमें गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करना पड़ता था। यही कहानी यहां पे सर्विस के साथ हो रहा है कि भैया जो हमारे पास फाइंड बायर्स फॉर दिस सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इनके पास जो सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है उसके लिए बायर नहीं मिल पा रहा है। कैन बी एक्सचेंज विद द क्लॉथ, जिससे क्लॉथ से एक्सचेंज करे, क्योंकि इनको क्लॉथ खरीदना है और इनके पास मिल्क है, तो कोई ऐसा बंदा मिल नहीं रहा है जिनको क्लॉथ बेचना है और मिल्क उनको खरीदना है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कोइंसिडेंस ऑफ क्या बोलते हैं, वांट्स बोलते हैं। जब तक दोनों बंदा का कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगा तब तक एक्सचेंज करना पॉसिबल नहीं है। वाटर सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इन द सेंस अगर मेरे पास मान लो मिल्क है और मेरे को खरीदना कपड़ा है, तो बंदा मुझे वैसा ढूंढना पड़ेगा ना, वैसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको खरीदना मिल्क है और बेचना क्या है, क्लॉथ्स। मेरे को क्या करना है, बेचना मिल्क है और खरीदना है क्लॉथ्स। तब तो जाकर के भैया ये सिस्टम मैच करेगा, वांट्स कोइंसिडेंस होंगे, तो जाकर के हम क्या कर पाएंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में था। इस प्रॉब्लम को किसने रिजॉल्व कर दिया, मनी ने रिजॉल्व कर दिया। कैसे रिजॉल्व कर दिया कि मनी जो है वो क्या बन गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। क्या बन गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनने से क्या हुआ कि भैया कोई बात नहीं, मेरा मिल्क का प्राइस लगा लो और वो पैसे दे दो और तुम अपने क्लॉथ्स का प्राइस लगा लो, मैं जहां भी जो भी क्लॉथ्स बेचने वाला होगा उससे मैं जाके खरीद लूंगा। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, ये राइट आंसर आएगा। दैट विल द ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है जो राइट आंसर आएगा वो ए होगा, राइट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा इधर। कंप्यूट द टेबल, कंप्यूट द टेबल। LRR 10% मनी मल्टीप्लायर निकालना है आपको। हो मनी मल्टीप्लायर निकालना है। फटाफट से देखते हैं भैया, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है 1 डिवाइडेड बाई LRR। ओके सर, तो आपका LRR तो दिया हुआ है, मनी मल्टीप्लायर निकालना है।
कितना आसान है बताओ जी, कितना आसान है कि नहीं आसान? जल्दी बताओ। हाँ सर बहुत आसान, सर बहुत आसान। तो भैया LR पहला कंडीशंस में 1 डिवाइडेड बाय LRR कितना है 10%, इसका मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया 10। दूसरा कंडीशन क्या है 1 डिवाइडेड बाय LRR कितना है 20%, मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया 5। ओके सर, और 1 क्या है 1 डिवाइडेड बाय 25%, तो ये कितना आ गया जी, यहां पे आ गया 4। तो यहां पे क्या आएगा आंसर 10 आएगा, यहां पे 5 आएगा और यहां पे 4 आएगा। 10 5 4 का कोई ऑप्शन है क्या? यस सर है, बी विल बी द राइट आंसर। यहां पे जो है बी जो होगा वो करेक्ट आंसर आपके पास आएगा, दैट इज द बी विल बी द राइट आंसर। ओके सर, समझ गया सर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इफ इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का जो इंक्रीज हो रहा है इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंजम्पशन। देखो बाबू, नेशनल इनकम जो इंक्रीज हो रहा है उसके इक्वल में कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है उसको वैल्यू आइडेंटिफाई करिए। ये तो नॉर्मल हो रहा है ना भाई, सोचो ना कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है कि भैया इनकम के इंक्रीज करने से, कंजम्पशंस के इंक्रीज करने से सेविंग्स कितना इंक्रीज हो रहा है, राइट? उसको बोलते हैं मार्जिनल। भैया 1 यूनिट ऐड होने से सेविंग्स कितना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना बढ़ रहा है। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि नेशनल इनकम जो इंक्रीज कर रहा है उतना से कंजम्पशन भी इंक्रीज कर जा रहा है। इसका मतलब जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 0 कुछ भी नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि जितना इनकम इंक्रीज हो रहा है उतना कंजम्पशन भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग ऐसे नहीं समझेंगे। सर कैसे समझेंगे बताओ सर, समझाओ। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? याद करो भाई लोग, एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ठीक है। ये होता है चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो यहां पे जो है मान लो एग्जांपल ले लो कि भैया चेंज इन कंजम्पशन जो है, व्हेन चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू चेंज इन इनकम। मान लो एग्जांपल ले लो 100 और 100, दोनों में 100 का चेंज है, दोनों कट के कितना आ गया 1 आ गया। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना आ गया 1, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना आ गया 1। और आपको पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये जो होता है वो क्या होता है, यहां पे जो है दोनों इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वही आ गया 1, और तो यहां पे ये 0 का फिगर होगा तभी तो 1 होगा मेरे भाई। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा, डी। डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री। एक बात बताओ, फॉरेन एक्सचेंज का जो सोर्स ऑफ सप्लाई है, सोर्स ऑफ सप्लाई फॉरेन, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बताइए भाई साहब, क्या एक्सपोर्ट से हमारे यहां फॉरेन एक्सचेंज आता है या जाता है? जल्दी बताओ, क्या एक्सपोर्ट से हमारे यहां फॉरेन एक्सचेंज आता है या जाता है? जल्दी बताइए। सर एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज आता है सर। ओके वेरी गुड, मतलब हमारे यहां फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई को बढ़ाता है। हाँ तो एक तो होगा आंसर, हाँ सर एक तो होगा। लेंडिंग टू अब्रॉड, अगर मैं बाहर के लोगों को लेंड कर रहा हूं अब्रॉड, जैसे मान लो हमने मालदीव्स को लेंड किया हुआ है बहुत सारा पैसा, हमने नेपाल को लेंड किया हुआ बहुत सारा पैसा, मान लो हमने श्रीलंका को लेंड किया हुआ बहुत सारा पैसा, अदर अदर छोटे छोटे कंट्री को भी हम लोग लेंडिंग उधार देते रहते हैं, राइट। तो क्या ये हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व को बढ़ाएगा या घटाएगा? सर घटाएगा। तो ये तो सप्लाई हुआ ही नहीं मेरे भाई। हाँ सर ये तो सप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया के अंदर, तो बाहर से आएंगे इन्वेस्टमेंट करने तो क्या लेके आएंगे, डॉलर लेके आएंगे। इसका मतलब हमारे देश में जो डॉलर है वो क्या होगा, उसका बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, मतलब ये भी सप्लाई साइड है। तो सप्लाई डॉलर का कहां से हो रहा है, एक तो एक्सपोर्ट से डॉलर का सप्लाई हमारे कंट्री में हो रहा है, और एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड जिसको एफडीआई भी बोल सकते हैं, या कोई अदर पर्सन भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उससे हमारे यहां जो डॉलर आ रहा है।
अगर बात करो इंपोर्ट्स, इंपोर्ट से डॉलर बाहर जाएगा, तो यहां पे राइट आंसर कौन होगा? 1 होगा और 3 होगा। क्या ऑप्शंस 1 एंड 3 का कोई दे रहा है क्या? यस यस, सी विल बी द राइट आंसर। यहां पे क्या होगा? सी जो होगा वो राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इफ अ फर्म, if in an economy the value of investment multiplier, okay, is 4 and the autonomous consumption is 30 crore, the relevant consumption function would be, okay, आइए, आपको पता है कि कंजम्पशंस, जो स्टैंडर्ड कंजम्पशन इक्वेशन जो है वो क्या है? C is equal to consumptions of O एंड वहां पे जो है ये चीज आएगी BY। ओके, ये हमारा है। तो ये जो है यहां पे क्या निकल के आ रहा है? आपका CO कितना दिया हुआ है? 30 करोड़ दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है वो कितना दिया हुआ है? 30 करोड़ दिया हुआ है। हाँ सर, ये तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं। ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है CO जो दिया हुआ है वो 30 करोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या यहां से हम लोग एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे पहले चलते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना दिया हुआ? 4 दिया हुआ। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई MPC। ओके, 1 डिवाइडेड बाई क्या होता है? MPC। ओह सॉरी, MPS, सॉरी, यहां पे सेविंग्स, MPS, राइट। 1 डिवाइडेड बाई MPS। क्या यहां से MPS निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? निकल सकता है सर। तो यहां पे MPS जो आएगा वो कितना आएगा? MPS कितना आएगा? 0.25 आ गया। ठीक है, MPS हमने 0.25 निकाल दिया। अब MPC प्लस MPS, ध्यान रखिएगा, MPC प्लस MPS ये जो होता है 1 होता है। तो MPS जो है हमारे पास कितना आया हुआ है? 0.25 आया हुआ है। तो MPC यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते मेरे भाई? हाँ निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 0.75। ओके, यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पे जो है 0.75 MPC जो है 0.75 आ जाएगा। चलिए फिर क्या है? C इक्वल टू, कौन सा आंसर हमारा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा आंसर सही होगा? C is equal to 30 and 0.75 ये यहां पे निकल के आ गया। दैट इज A will be the right answer। ठीक है, A will be the right answer। ठीक है, तो C is equal to कंजम्पशन इक्वल टू क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन निकाला था, कंजम्पशन फंक्शन कितना होगा? 30 करोड़ प्लस 0.75 Y हो जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला यहां पे A will be the right answer निकल के यहां पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखो बाबू, ये जो डायग्राम दिया हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजीम की बात कर रहा है। तो रीड द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। क्या ये बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहा है? क्या डेबिट और क्रेडिट की बात कर रहा है? या करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा है? या फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल्स की बात कर रहा है? एक बात बताइए, फॉरेन एक्सचेंज रिजीम के फॉरेन एक्सचेंज जो रेट होता है ना, वो 2 तरीके का होता है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का रेट होता है। और एक होता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो होता है वो होता है फ्लेक्सिबल। तो यहां पे जो है डी विल बी द राइट आंसर। यहां पे बात किया गया है फॉरेन एक्सचेंज का रेट की बात की गई है। यहां पे क्या बात किया गया है? फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात किया गया है। गवर्नमेंट डिफाइन जो करता है वो एक्सचेंज रेट डिफाइन करता है अंडर फिक्स्ड रिजिम के अंदर, फिक्स एक्सचेंज रेट। और एक जो है मार्केट डिसाइड करता है जो फ्लेक्सिबल होता है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पे वो जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होता है? फ्लैक्चुएट करते रहता है, बट गवर्नमेंट जो है फिक्स करके भी रखती है। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो फिक्स करती है तो फिक्स्ड हो गया, और यहां पे डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो हो रहा है वो क्या हो गया? फ्लेक्सिबल हो गया। तो डी विल बी द राइट आंसर। यहां पे जो है करेक्ट आंसर जो है वो डी बन के आएगा। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करो सर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया ना हम लोग का। हाँ, क्वेश्चन 11, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हैज रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन एमएनसीज टू इंडिया। ओ, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स हैज रिजल्टेड इन द increase in MNCs to India. MNCs have invested their capital and promoted employment in the country. This has led to the appreciations of domestic currency. क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही और ये स्टेटमेंट से आप अग्री करते हैं या स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? सबसे बड़ी बात है, पूरा कहानी को समझो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा? मेक इन इंडिया मेरे भाई, मेक इन इंडिया। कहीं भी कंट्री में काम कर रहे हो कोई बात नहीं है, कहीं भी बेचो, आओ हमारे इंडिया में, हमारे यहां क्या करो? मेक करो, मतलब हमारे यहां प्रोडक्शंस करो, मेक इन इंडिया। अगर मेक इन इंडिया करने बाहर की कंपनी आएगी, जैसे मान लो एप्पल ने बोला कि अब जो है प्रोडक्शन हम इंडिया में ही करेंगे, तो एप्पल ने मेक इन इंडिया को सपोर्ट करा और एप्पल जो है वो इंडिया में प्रोडक्शन करने आ गया। समझ में आ रही बात? तो जब इंडिया में वो प्रोडक्शन करने आएगा तो वो क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। क्या इन्वेस्ट करेगा? कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। पैसा लेकर के आएगा कि नहीं आएगा जी? यहां पे फैक्ट्री कैसे लगाएगा? हमारे पैसे से लगाएगा क्या? नहीं सर, डॉलर लेके आएगा। ओके। और दूसरी बात क्या है कि हमारे यहां इंप्लॉयमेंट इन द कंट्री भी बढ़ेगा। ठीक है, ये दोनों चीजें होगी कि इंप्लॉयमेंट इन द कंट्री भी क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, क्या ये जो फॉरेन कैपिटल आएगा हमारे देश के अंदर, क्या उससे हमारा अप्रिसिएट होगा क्या हमारा डोमेस्टिक करेंसी? डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो रहा है। एक्सचेंज रेट जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मान लो कि $1 जो है, $1 का रुपीस कितना है? 82 है, तो मान लो $1 का अब कितना हो गया? 80 हो गया। तो इसका मतलब जो है, अगर एक्सचेंज रेट कम हो रहा है, इसका मतलब पैसे का वैल्यू जो है वो अप्रिसिएट हो रहा है इन कंपेयर टू डॉलर। तो क्या ये अप्रिसिएट होगा क्या? ये पूरा गेम बच्चा डिमांड एंड सप्लाई का है। हाँ सर, ये तो लग तो रहा है हमको भी सर। सोचो, अगर डिमांड बढ़ता है और सप्लाई कम होता है, तो यहां पे जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब हमारा जो है, हमको पैसा चाहिए ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन आ रहा है हमारे पास कम, तो हमारे पैसे का वैल्यू गिरेगा। और हमें पैसा चाहिए, डिमांड जो है वो कम है और आ रहा है ज्यादा, और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने से देश के अंदर जो है फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बढ़ता है, वैसे वैसे देश का डोमेस्टिक करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो अप्रिसिएट करता है, उसका वैल्यू जो है उस डॉलर के कंपेयर में क्या होता है? बढ़ता है। तो यहां पे जो है दिस स्टेटमेंट से बिल्कुल हम एग्री कर रहे हैं। और ये स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि जैसे ही हमारे यहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाहर से होगा, हमारे कंट्री के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ेगा, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने की वजह से हमारे कंट्री का जो है वो वैल्यू, डोमेस्टिक करेंसी जो है उसका जो है अप्रिसिएशन होगा। ये भैया यहां पे आंसर निकल के आएगा। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। हाँ सर, बात करो सर, बात करो। यस, देखिए, सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, हम हाइपोथेटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं। देयर आर ओनली दो फर्म है, ए एंड बी फर्म है, ए और बी फर्म है। ध्यान सुनिएगा। ए सोल्ड गुड्स फॉर 20,000 टू फर्म बी। ए ने जो है 2,000 करोड़ का गुड्स जो है वो किसको बेचा? बी को बेचा। ठीक है जी, 2,000 करोड़ का गुड्स जो है वो बी को बेचा। 2,000 रुपीस का गुड्स मान लो या करोड़ मान लो, ठीक है, टू फर्म बी, एंड परचेज गुड्स फॉर 1,000 and to firm B and purchase goods for 1,000। मतलब ए ने जो है 2,000 का गुड्स जो है वो बेचा किसको? बी को। और उसने इस बी को 2,000 का गुड्स बेचने के लिए उसने 1,000 का परचेज किया। तो इसने वैल्यू एडिशंस कितना किया? इसने 1,000 का गुड्स लिया और 2,000 का बेचा, तो इसने वैल्यू एडिशंस कितने हजार का किया? 1,000 का इसने क्या कर दिया? वैल्यू एडिशन कर दिया। ये वैल्यू एडिशन का कितना हुआ? 1,000 का हुआ। अब आइए दूसरा पे आइए, फर्म बी एंड परचेज गुड्स ऑफ 1,000।
firm B exported goods for 2500 crore and had domestic sales of 1500 crore. अब ध्यान सुनिएगा, बी फर्म की बात कर रहा हूं. बी फर्म जो है उसने टोटल जो सेल करा वो कितना करा? 2500 रुपया उसने 2500 करोड़ एक्सपोर्ट करा और उसने जो है 1500 रुपीज में लेके चलो और 1500 उसने जो है डोमेस्टिक में सेल करा. ठीक है, डोमेस्टिक सेल करा. तो टोटल सेल इसका जो हुआ वो कितना हुआ? 4000 करोड़ का हो गया भाई. कितना का हो गया? 4000 करोड़ या मान लो 4000 का हो गया. ठीक है, अब सवाल ये है कि बी ने कितना वैल्यू एडिशन किया? बी ने वैल्यू एडिशन कितना किया? सर बी ने पता है कितना वैल्यू एडिशन किया? बी ने सर ए से खरीदा कितना? 2000 का गुड्स. ओके, और बेचा कितना का? 4000 का. इसका मतलब वैल्यू एडिशन इसने कितना करा? 2000 का करा. ओके, तो टोटल जो वैल्यू एडिशन हुआ हमारे देश के अंदर वो कितना हुआ? वो हो गया 3000 का. कितना का हो गया? वैल्यू एडिशन कितना का हुआ? 3000 का टोटल वैल्यू एडिशन हो गया. और टोटल अगर मैं बोलूं वैल्यू ऑफ आउटपुट जो निकला, कितना का बेचा गया? तो भैया 2000 का बेचा ए ने और 4000 का बेचा किसने? बी ने. तो टोटल आउटपुट जो हमारे देश का आया वो कितना आ गया जी? 6000 का आ गया. ठीक है, टोटल आउटपुट जो है वो कितने का आ गया? 6000 का आ गया. और इंटरमीडिएट कंजम्पशंस कितने का हुआ? जल्दी बताइए, इंटरमीडिएट कंजम्पशंस कितने का हुआ? बताओ जी. यहां पे कितना इंटरमीडिएट कंजम्पशंस करा इसने? यहां पे 2000 इसने इंटरमीडिएट कंजम्पशंस करा, 1000 यहां पे इंटरमीडिएट कंजम्पशंस करा. तो जो यहां पे कितना हो गया? ये हो गया 3000. ये तो यहां पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो आया. इंटरमीडिएट जो गुड्स आप बोल सकते हैं वो हो गया 3000 का. ये था डेटा और यही सॉल्यूशंस है इसका हमारा. ठीक है, तो ये जो है यहां पे सॉल्यूशंस निकल के आया. अब सवाल ये उठता है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है एट एमपी निकालना है हमको. क्या निकालना है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी. ये फिगर जो है हम लोगों ने निकाला 3, 6 एंड 3. ठीक है, इसको ना ये कर लीजिए, ये पहले यहां पे लिख लेते हैं हम लोग इसको. ठीक है, ये सॉल्यूशन तो हमने आपको समझा दिया. अब आइए इससे हम लोग और आगे निकालते हैं. यहां पे नेट एनडीपी एमपी हमें क्या निकालना है? एनडीपी एमपी निकालना है. अब एनडीपी एमपी कैसे निकलेगा? इक्वल टू क्या होता है? जीडीपी एमपी. इसका फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू जीडीपी एमपी. ओके, जीडीपी एमपी माइनस कंजम्पशंस ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस कंजम्पशंस ऑफ फिक्स कैपिटल. ठीक है, तो जीडीपी एमपी हमारे पास कितना आया? जल्दी से बताओ, जीडीपी एमपी कितना आया? जीडीपी एमपी आया जी हमारे पास वैल्यू एडिशंस कितने का हुआ? 3000. ओके, 3000 माइनस, जल्दी से आप एक दिया हुआ होगा डेटा दिया हुआ है आपको. डेटा क्या दिया हुआ है कि यहां पे हाँ कंजम्पशंस ऑफ फिक्स कैपिटल कितने का है? 200 का है. तो 200 यहां पे कंजम्पशंस ऑफ फिक्स कैपिटल करेंगे तो आपका जो है एनडीपी एमपी जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 2800. कितना आ रहा है जी? 2800. ये राइट आंसर से जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? 2800 आ रहा है एनडीपी एमपी आपका, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत परेशानी? ये पे आंसर आपको बहुत आसानी से बन गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं. If an economy plans to increase its income by 2000 करोड़. ओके, 2000 करोड़ से इनकम इंक्रीज करने की बात चल रही है. एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 75% है. एस्टिमेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेटेड इंक्रीज इन इनकम. ओहो, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 13. ये क्वेश्चन नंबर 12 पे पहले एक बार आते हैं हम लोग. हाँ, क्वेश्चन नंबर 12. यस, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13. यस, अब आइए देखिए गिवन क्या है. गिवन क्या है? पहले गिवन के लिखो, गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ
marginal propensity to consume is 75%. ये गिवन है मेरा, सबसे पहला डेटा ये दिया हुआ है कि 75%, ओके। और यहां पे दिया हुआ है चेंज इन इंक्रीज इन इनकम, चेंज इन इनकम जो है वो है 2000 करोड़ का, 2000 का चेंज इन इनकम, ये है कितना 2000, ओके डन, 2000 करोड़ का। हाँ ये तो डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, हाँ सर ये पड़ा हुआ। अब आई हमें निकालना क्या है, एस्टिमेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेटेड इंक्रीज इन इनकम। तो ये सबसे पहले ना यहां से एक डेटा हम लोग निकालेंगे कि भैया हमारा चेंज इन इनकम कितना का रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमें क्या जाना पड़ेगा, यहां पे जाएगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस हमें जाना पड़ेगा के is equal to that is 1 divided by 1 minus MPC, ठीक है। तो K जो है यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे K का डेटा जो है वो K जो है वो कितना आएगा, जल्दी से यहां पे कैलकुलेट करिए फटाफट से। और ये जो है हमारे पास 4 आ जाएगा, क्या है 1 MPC करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC कितना है, MPC कितना है 0.75 है। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है K जो यहाँ पे क्या आएगा, K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.25, तो ये जो है वो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारा 4 आ गया, ओके डन। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो होता है K इज इक्वल टू चेंज इन Y डिवाइडेड बाई चेंज इन Y डिवाइडेड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, K यहाँ पे 4 आ चुका है। तो चेंज इन वाई जो है आपका वो कितना है, जल्दी से बताइए, 2000 करोड़ है दिया हुआ है, और उसको डिवाइड कर दीजिए चेंज इन आई से। तो यहां से चेंज इन आई निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, चेंज इन आई इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 4, दैट्स कम टू 500 करोड़। ये 500 करोड़ का जो है ये आएगा। देयरफॉर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जो है आपका रिक्वायर्ड है 500 करोड़ का। ये राइट आंसर निकल के आएगा। कैसे निकला, ध्यान सुनिएगा। यहां पे जो है हमें सबसे पहले यहां से हमने एमपीसी का वैल्यू हमें दिया हुआ था, एमपीसी के वैल्यू से हमने जो है के वैल्यू को निकाल दिया, ठीक है जी। और के जो हमारे पास आया वो कितना आया, 4 आ गया, 4। और के जो है उससे हम लोगों ने निकाले चेंज इन डिवाइडेड चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन जो है आपका इनकम दिया हुआ है 2000 करोड़, वहां से जो है चेंज इन इन्वेस्टमेंट का फिगर हमने निकाल लिया 500 करोड़। तो यहां पे जो है 500 करोड़ विल बी द राइट आंसर, और ये आंसर इसका यहां पे ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what changes will be take place in inventories and income when planned savings are less than planned investment in the economy। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा जो है समझने वाला है। ये क्या कह रहा है कि what changes will take place in the inventories and income when planned savings are the less than the planned investment। अब सुनिएगा क्या हुआ कि जो प्लान सेविंग्स है वो कम है और इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, वो ज्यादा है। तो द सिचुएशंस ऑफ प्लान सेविंग्स लेस देन द प्लान इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी अपीयर्स बिफोर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। और इससे प्रॉब्लम क्या आएगा, इट इंप्लाइज दैट जो हाउस होल्ड है आपका आर प्लानिंग टू सेव लेस। हाउस होल्ड जो है लेस सेव करने के प्लान में है, वो ज्यादा सेव करने के प्लान में हाउस होल्ड नहीं है आपका। हाउस होल्ड जो है लेस सेव करने के प्लान में है। देन व्हाट फर्म आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट, जो फर्म प्लान टू इन्वेस्ट है वो जो है वो क्या है, वो ज्यादा है, और हमारा जो सेविंग्स का प्लान है वो कम है। अब इसके वजह से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान सुनिएगा, एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ेगा कि लोग अगर सेविंग्स कम करेंगे तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, और कंजम्पशन से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। तो एग्रीगेट डिमांड जो है हमारा बढ़ेगा, वो किससे बढ़ेगा, प्लांट एग्रीगेट सेविंग से। एग्रीगेट सेविंग से हमारा जो है एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये फिगर हमारा यहां पे निकल के आएगा कि भैया ये हमारा जो है निकल के आएगा। अब क्या होगा, द एक्स्ट्रा डिमांड इन द इकोनॉमी विल बी फुलफिल्ड बाय द डिक्रीज इन इन्वेंटरी। अब एक्स्ट्रा डिमांड जो है वो क्या करना पड़ेगा जी,
इन्वेंट्री डिक्रीज करके जो है फुलफिल करना पड़ेगा। उस कंडीशंस में जो है एज द इन्वेंट्री विल फॉल, इन्वेंट्री फॉल करेगा, फर्म विल प्लान मोर टू प्रोडक्शन। अब जैसे जो है सप्लाई कम होगा तो फर्म जो है वो क्या करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा। ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा तो उससे क्या होगा कि भैया दिस विल इंक्रीज द इनकम, ये इनकम को क्या करेगा, बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो लोग जो है सेविंग्स को भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। एज द इनकम राइजेस सेविंग्स आल्सो राइजेस। तो ये पूरा सिस्टम जो है ऐसे काम करेगा। ध्यान सुनिएगा, व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस, समझो इस बात को कि जैसे ही इनकम जो है प्लान सेविंग्स जो है कम होगा और प्लान इन्वेस्टमेंट जो है ज्यादा होगा, इसका मतलब डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो भैया सप्लाई तो क्या है, सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगा, कम, सप्लाई कम होगा ऑब्वियसली। जितना जो है डिमांड जो है हमने बढ़ा दिया और सप्लाई हमारे पास कम हो गया। अब सप्लाई जो कम हुआ इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जब करना पड़ेगा तो उससे हमारा क्या होगा, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, और फिर इनकम बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, सेविंग्स में भी क्या होगा, इंक्रीजमेंट आएगा। तो ये पूरा जो है ऐसे आप कह सकते हैं रिलेटेबल होता है सारा, क्योंकि आप जो है अगर सेविंग बढ़ा लेते हैं तो आपका डिमांड कम हो जाता है, सेविंग्स कम कर लेते हैं तो डिमांड बढ़ जाता है। अगर मान लो इसका उल्टा होता कि भैया सेविंग्स बढ़ा लिया जा रहा है, सेविंग्स बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आप 100 रुपया कमा रहे हैं और 100 रुपया कमा करके आप मान लो पहले 50 रुपया सेव करते थे, अब आपने 70 रुपया सेव करना शुरू कर दिया। इसका मतलब मार्केट में कंजम्पशन सब कितना कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं। तो 30 वो तो कम हो गया ना, पहले 50 था अब 30 हो गया। इसका मतलब मार्केट में डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मार्केट में डिमांड कम होगा तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि भैया जो है इनकम जो है और गिरेगा, क्योंकि आपने डिमांड कम किया है तो भैया जो है प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम भी कम होगा, तो आगे फर्दर जो है सेविंग्स भी कम होगा। लेकिन इसका अगर उल्टा मैं बोलूं कि नहीं सेविंग्स ही लोग कम कर रहे हैं, पहले 50 सेव कर रहे थे अब बोले नहीं अब मैं 20 ही सेव करूंगा, अब डिमांड कितना का करूंगा, 80 का करूंगा। जब 80 का डिमांड करेंगे तो भैया हमारा एग्रीगेट सप्लाई तो कम हो जाएगा ना जी, एग्रीगेट सप्लाई तो सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, तो उस कंडीशन में हमें सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। सप्लाई बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इनकम क्या होगा, जनरेट होगा, इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो फिर से इनकम अगर और आएगा तो सेव क्या होगा, लोग सेव ज्यादा करने लगेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम चलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसका एक और में क्वेश्चन क्या है, as per the following news published in the Economic Time on 26 December 2021, 26 दिसंबर 2021 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया had sold government securities worth 8710 करोड़ in the secondary market। ठीक है, 2021 के अंदर एक न्यूज आया कि सरकार ने जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दिया। ठीक है, गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया सोल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वॉट 8710 करोड़ इन द सेकेंडरी मार्केट ओवर द लास्ट 4 वीक्स टू ड्रेन आउट एक्सेसिव लिक्विडिटी। मार्केट में जो है एक्सेस कैश होने की वजह से उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में क्या किया, बेचा। तो मार्केट में अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेंगे तो आरबीआई के पास पैसा क्या हुआ, मार्केट से आया, तो मार्केट में पैसा जो है वो पुश किया गया या पुल किया गया, मार्केट से पैसा पुश किया गया या पुल किया गया, पैसा खींचा गया मार्केट से, राइट, पैसा यहां पे खींचा गया। अगर मान लो कि मार्केट में बहुत पैसा है और सरकार बोलती है गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचना शुरू कर देंगे, तो उस कंडीशन में मार्केट से पैसा हम खींच लेंगे ना, समझ में आ रही बात। और मार्केट से पैसा इसलिए खींचा जाता है कि अगर मान लो कभी एक्सेस जो है इन्फ्लेशन बढ़ता है, एक्सेस इन्फ्लेशन कब बढ़ता है, जब मार्केट में पैसा रहेगा तो लोग डिमांड करेंगे, और डिमांड जो है वो ज्यादा होगा, सप्लाई कम है, उस कंडीशन में मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है, राइट। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार मार्केट में पैसा रहने नहीं देना चाहती है, मार्केट से पैसा खींचना चाहती है बाहर। ठीक है, कि बाहर आओ पैसा, ठीक है, इन द सेंस मार्केट में नहीं रहने देंगे पैसा। वो लोगों को प्रवोक करती है कि भैया गवर्नमेंट को दे दो पैसा, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो, सेविंग्स में डाल दो पैसा, तो सेविंग ज्यादा करो। ठीक है, तो जब सेविंग ज्यादा होगा तो हमारे पास खर्च करने के लिए कम होगा ना पैसा हमारे पास, और जब हमारे पास खर्च करने के लिए पैसा कम होगा तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपल सा फंड है। तो फिर मार्केट में डिमांड कम होगा
तो भैया डिमांड कम, सप्लाई इक्वल हो जाएगा, तो प्राइस जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये सरकार काम करती है। अब देखिए यहां पे क्या है, आइडेंटिफाई द लाइकली कॉज एंड द कंसिक्वेंसेस बिहाइंड दिस टाइप ऑफ एक्शन प्लान ऑफ द रिजर्व बैंक। ये रिजर्व बैंक ने ये वाला एक्शन प्लान क्यों लगाया? ये वाला जो एक्शन प्लान है रिजर्व बैंक का, सिक्योरिटीज इन द सेकेंडरी मार्केट बेचने का, टुवर्ड द इन्फ्लेशन एज पॉसिबल कॉज बिहाइंड द एक्शन टेकन बाय आरबीआई। यहां पे आरबीआई जो एक्शन ली है वो कंप्लीट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लिया है, ठीक है। यहां पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। बाय सेलिंग आउट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई विड्रॉ मनी फ्रॉम द सर्कुलेशंस, मार्केट से मनी विड्रॉ कर रही है, एंड देयरबाय रिड्यूसिंग द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक, और वो कमर्शियल बैंक के लेंडिंग कैपेसिटी को कम कर रही है, लोगों के पास सेविंग्स कम कर रही है, जिससे कि जो है मार्केट में डिमांड, इन दिस प्रोसेस द इकोनॉमी विल एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट नहीं मिलेगा तो मार्केट में डिमांड नहीं होगा, लेंडिंग रिड्यूस होगा तो मार्केट में डिमांड नहीं होगा। इससे क्या होगा, एंड इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट डिमांड, कॉन्सिक्वेंटली द इन्फ्लेशन प्रेशर इन द इकोनॉमी विल गेट ईज आउट। यहां से जो है महंगाई कम हो जाएगी, मार्केट में पैसा ही नहीं रहने देंगे तो डिमांड ही नहीं होगा, और डिमांड नहीं होगा तो भैया उससे जो है हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है, महंगाई को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो आरबीआई कर रही है वो इसलिए कर रही है ताकि महंगाई को कम किया जा सके। नेक्स्ट, रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशंस आर इनवर्सली रिलेटेड। ओके, रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ, इनवर्सली रिलेटेड। डू यू एग्री विद दिस गिवन स्टेटमेंट? जस्टिफाई योर आंसर विद अ सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जांपल। रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशंस आर इनवर्सली रिलेटेड। डू यू एग्री विद दिस गिवन स्टेटमेंट? जस्टिफाई योर आंसर विद द सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जांपल। क्या इस स्टेटमेंट से आप जो एग्री करते हैं? यस। The exist of inverse relationship between reserve ratio and credit creation in the economy, we know that कि मनी मल्टीप्लायर जो होता है भाई, मनी मल्टीप्लायर जो होता है वो क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशियो होता है। मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशियो, ठीक है, रिजर्व रेशियो। हाँ सर, ये तो होता है सर, मुझे भी पता है सर। तो सर्टेन क्रिएशंस, अगर मान लो क्रेडिट क्रिएशंस की बात करूं तो क्रेडिट क्रिएशंस क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। अज्यूम हम कर रहे हैं यहां पे कि दैट द वैल्यू ऑफ इनिशियल डिपॉजिट जो है 10,000 करोड़ का है, ठीक है। अब यहां पे जो है, यहां पे क्या निकल के आ रहा है? क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन जो है इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, ये राइट, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, राइट। हाँ सर, ये तो निकल गया सर। और हम यहां पे अज्यूम कर रहे हैं कि भैया जो है इनिशियल डिपॉजिट जो है 10,000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ का है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं। हाँ सर बताओ। अब देखिए इधर रिजर्व रेशियो, 2 रिजर्व रेशियो लेते, क्रिएशंस आर इनवर्सली रिलेटेड, 2 रिजर्व रेशियो लेते, पहले 10% पे लेके चलते, ठीक है। 2 रिजर्व रेशियो लेते, पहले 10% पर रिजर्व रेशियो लेके चलते। आइए इधर, आइए सबसे पहले लेते हैं हम लोग रिजर्व रेशियो। एक रिजर्व रेशियो हम लोग उठाते हैं 10%, 10% पे। अब रिजर्व रेशियो जो है 10% पे अगर लेते हैं, रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशंस आर इनवर्सली रिलेटेड। डू यू एग्री विद दिस गिवन स्टेटमेंट? जस्टिफाई योर आंसर विद द सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जांपल। रिजर्व रेशियो यहां पे क्या कर रहा है? रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन। रिजर्व रेशियो कम है तो क्रेडिट क्रिएशन जो है वो क्या है, जो है वो इनवर्सली रिलेटेड, मतलब क्या होगा कि ज्यादा, मतलब कम रिजर्व रेशियो पे ज्यादा मनी मल्टीप्लायर होगा, ज्यादा रिजर्व रेशियो पे कम मनी मल्टीप्लायर, आई मीन क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, ठीक है। ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है इस बारे में। तो पहले 10% पे लेते हैं, 10% पे लेते हैं। तो 10% पे जो है अगर हम लेके चले तो मनी मल्टीप्लायर हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये जो आएगा वो कितना आएगा? 10 आएगा। ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसको बढ़ा दो, 25% पे अगर लेके चले तो 1 डिवाइडेड बाई 0.25 आएगा, तो ये यहां पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं सर। अब हम लोग जो है क्रेडिट क्रिएशंस क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, हाँ, क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर, और यहां पे जो है ये इनिशियल डिपॉजिट,
इनिशियल डिपॉजिट कितना है 10,000, 10,000 करोड़ इंटू 10, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। क्रेडिट क्रिएशंस कितने का होगा 1 लाख रुपए का होगा। अगर जो है मनी मल्टीप्लायर जो है वो 4 है तो 10,000 इंटू अगर यहां पे 4 कर दे यहां पे 4, तो यहां पे जो है वो कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। देखिए ये एग्जाम्पल से हमने ये डिसाइड कर लिया कि भैया आपका जो रिजर्व रेशियो और क्रेडिट क्रिएशन के बीच में डायरेक्ट रिलेशंस होता है तो क्या होता है कि रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो क्रेडिट क्रिएशन भी बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब क्या होता है कि रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो क्रेडिट क्रिएशन गिरेगा, रिजर्व रेशियो कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशनशिप ये होता है ना। यहां देखिएगा अगर 25% से 10% पे ले गए हैं तो इसको हमने क्या किया है रिजर्व रेशियो को क्या किया है कम किया है, तो मनी क्रेडिट क्रिएशंस क्या हुआ है बढ़ा है। इसको हमने अगर ज्यादा किया है तो क्रेडिट क्रिएशंस क्या हुआ है कम हुआ है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, तो यहां पे ये आंसर निकल के आएगा कि यहां पे कंप्लीट इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है। ओके डन। तो यहां पे एक एग्जांपल लेकर के ये चीज आप जो है वो अच्छे तरीके से वहां पे समझा सकते हैं। ये कहानी है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 ए। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, यहां पे बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ fiscal deficit. Calculate the value of fiscal deficit. Second, primary deficit. Okay. टोटल रिसिप्ट जो है वो 4,000 करोड़ का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 6,500 करोड़ का है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है जी हमारा 1,000 करोड़ का है। और बोरोविंग जो है 550 करोड़ का है। इंटरेस्ट पेड जो है 5% ऑफ फिस्कल डेफिसिट है। चलिए इसमें से हमें फिस्कल डेफिसिट निकालना है। तो सबसे पहली बात जो हम लोग यहां पे करने वाले हैं कि वो ये है कि आपका फिस्कल डेफिसिट इसका फॉर्मूला क्या है टोटल एक्सपेंडिचर। पहले देखिए फिस्कल डेफिसिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट हाँ टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। आइए तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू क्या हो गया टोटल एक्सपेंडिचर कितना है भाई साहब, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों मिला के कितना हो गया 7,500 करोड़। ओके माइनस टोटल जो आपका रिसिप्ट है एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स की बात करें तो टोटल जो है यहां पे कितना दिया हुआ है आपका टोटल रिसिप्ट कितना दिया हुआ है टोटल रिसिप्ट 4,000 करोड़ का दिया हुआ है। तो 4,000 माइनस बोरोविंग्स कितना है 550 है राइट। तो ये जो है हमारे पास यहां पे डेटा आया। इस डेटा को अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहां से तो यहां से जो हमारे पास फिगर आएगा वो आएगा ध्यान सुनिएगा वो आएगा आपका 7,500 करोड़ माइनस इसको माइनस कर दीजिए तो यहां पे जो डेटा आएगा वो कितना आएगा फटाफट से बताइए मुझे। यहां पे आएगा 3,400 हाँ माइनस ये जो है हाँ तो यहां पे जो है 4,550 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां पे जो है 4,550 7500 हाँ ठीक है हाँ 75 माइनस जो है यहाँ पे 4,550 ये 4,550 ठीक है। तो ये चीजें यहां पे आ गया यहाँ पे 4,550 आ गया। अब यहाँ पे जो है हम लोग डेटा अगर निकाले तो कैसे निकलेगा जी यहाँ पे इंटरेस्ट जो है 5% ऑफ द फिस्कल डेफिसिट है तो 4,550 का 5% कितना हो जाएगा जी 227.5 करोड़ राइट। तो ये जो है यहां पे आंसर निकल के आएगा प्राइमरी डेफिसिट का ये जो है इतना का 2275 करोड़ ये 4,550 में से इसे निकाल लिया 22 इंटरेस्ट पेड इज 5% ऑफ फिस्कल डेफिसिट 4,550 है तो इसमें से हमने निकाल लिया 227 करोड़। अब आइए इसमें से हम लोग निकालते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट माइनस जो है आपका क्या होगा फिस्कल डेफिसिट 4,550 है उसमें से माइनस कर दीजिए 227.5 तो यह आएगा 43,225 43 फिस्कल डेफिसिट 4,550 है उसमें से माइनस कर दीजिए
227.5। तो इसमें से जो डेटा निकल के आएगा वो आएगा आपको हाँ, इसमें से डेटा निकाले प्राइमरी डेफिसिट में आएगा आपके पास 43225, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास करोड़ में आएगा। ये हो गया हमारा फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट जो है वो क्या आएगा जी, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड। तो फिस्कल डेफिसिट कितना है 4550 जो है फिस्कल डेफिसिट है। उसमें से जो इंटरेस्ट पेड कितना हुआ है, इंटरेस्ट पेड जो है आपका वो निकल के आ रहा है, दैट इज हाँ प्राइमरी डेफिसिट की मैं बात कर रहा हूं, तो वो है 227 तो वो ये 4300 ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी डेफिसिट और ये हमारा हो गया फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो ये जो है डेटा हमारे पास निकल के आया, ये दो आंसर यहां पे आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। अब बात को समझिएगा इधर कि हमारा जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको एनएससी बोलते हैं, इशूड बाय द गवर्नमेंट आर कंसीडर्ड कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज दे आर रिप्रेजेंट फंड बोरोड बाय द गवर्नमेंट। ये जो है फंड जो है गवर्नमेंट बोरो कर रही है। कहां से बोरो कर रही है, बोरोड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिविजुअल्स। ये एनएससी जो है इंडिविजुअल्स को आप बेच रहे हैं, इसका मतलब आप इंडिविजुअल से बोरो कर रहे हैं। दिस सर्टिफिकेट आर फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट वेयर द इंडिविजुअल्स लेंड्स मनी टू द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट पेज इंटरेस्ट ऑन द बोरोड अमाउंट मेकिंग इट कैपिटल रिसिप्ट। ध्यान सुनिएगा इधर, अब समझो इस बात को क्या है, ये कहानी एनएससी होता क्या है पहले समझना। एनएससी सर्टिफिकेट होता क्या है, मान लो कोई गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना, मान लो गवर्नमेंट को खर्चा करना कहीं पे, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट को पैसे चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एनएससी इशू करती है, एनएससी इशू करती है किसको, इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल्स को एनएससी मिला और इंडिविजुअल ने गवर्नमेंट को क्या दिया, पैसे दिए। तो गवर्नमेंट जो है एक तरह से यहां पे क्या ले रहा है, लोन ले रहा है, ठीक है। इशूड बाय द गवर्नमेंट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। तो ये जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, ये सरकार के लिए फायदा नहीं है, सरकार के लिए एज ए रेवेन्यू नहीं है। सरकार कर्ज ले रही है इंडिविजुअल से, सरकार जो है किसी से भी कर्ज ले रही है, तो वो जो हमारा वो कौन सा होगा, कैपिटल रिसिप्ट आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहां पे कैपिटल रिसिप्ट निकल के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 और यहां पे लीजिए क्वेश्चन, इसमें के बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। एक बात समझो, अगर सरकार रेवेन्यू रिसिप्ट किसको बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है दोज रिसिप्ट विच आर नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटीज, वैसा रिसिप्ट जो कोई भी लायबिलिटीज क्रिएट नहीं करता, नॉर काउज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स, ना कोई हमारा एसेट्स में रिडक्शन होता है। समझना इस बात को। अब मैं इंडिविजुअल्स लेवल पे समझाता हूं। मान लो कोई एक इंडिविजुअल आदमी है, ठीक है, इंडिविजुअल आदमी है, उसके पास सैलरी का पैसा आया, ध्यान रखना, सैलरी का पैसा आया उसके पास। जब एक इंडिविजुअल्स के पास सैलरी का पैसा आया तो क्या उस इंडिविजुअल्स के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हुआ, क्या कोई लायबिलिटी क्रिएट हुआ? सैलरी का पैसा जो है वो लायबिलिटी क्रिएट करेगा क्या? नहीं करेगा। हां सर नहीं करेगा। तो क्या उसने कोई एसेट बेच दिया क्या सैलरी लेने के लिए? नहीं। तो ना एसेट्स रिडक्शन हुआ और ना उसका कोई लायबिलिटी क्रिएट हुआ। तो ये इसके लिए क्या है, इस पर्सन के लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट। ध्यान रखिएगा ये क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। जैसे सरकार की मैं बात कर ले, गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम उस पे टैक्सेस लगाए। तो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाई और टैक्स से पैसा गवर्नमेंट के पास आया, तो गवर्नमेंट ने जो रिसिप्ट किया पैसा, क्या इससे कोई एसेट बिका क्या सरकार का? क्या कोई टैक्स अगर हमसे ले रही है सरकार तो सरकार का कोई लायबिलिटी है क्या? नहीं। तो ये जो है सरकार के लिए क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। अगर कोई भी रिसिप्ट सरकार कर रही है और उसमें सरकार को जो है कोई भी लायबिलिटीज क्रिएट नहीं हो रहा है और उसने कोई भी एसेट्स नहीं बेचा है, उस कंडीशन में उसे रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। ओके सर, समझ गया सर। और सर कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच ईदर क्रिएट्स लायबिलिटीज, या तो वो लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। सरकार ने जो है लोन ले लिया, किससे ले लिया? इंडिविजुअल्स को एनएससी इशू करके लोन ले लिया, वो तो भैया कौन सा होगा, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा सर। या फिर उसने क्या किया, कोई एसेट्स बेच दिया, उसने एलआईसी के शेयर्स बेच दिए,
LIC के होल्डिंग्स बेच दिए तो एसेट्स बेचे, तो वो जो है वो क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा, ध्यान रखिएगा। तो भैया कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज देयर डायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। सरकार जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज करना चाहती है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स, राइट, एंड सब्सिडीज। What can be the reason and consequences behind such a steps taken by the government? अब ध्यान सुनिएगा इधर। It shows that यहां पे क्या कर रही है सरकार जो है, ये रिसेंटली गवर्नमेंट जो है डिसाइड कर रही है टैक्स बढ़ाने के लिए। इनकम टैक्स बढ़ाना चाहती है और सब्सिडी बढ़ाना चाहती है। इनकम टैक्स किस पे लगता है, जल्दी से बताओ। जो पैसा कमाता है सर, जिसके पे इनकम टैक्स लगता है, ठीक है। तो जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास इनकम है, उससे पैसा लिया जा रहा है, टैक्स के रूप में पैसा लिया जा रहा है ज्यादा। इसका मतलब इनके डिस्पोजेबल इनकम को कम किया जा रहा है। समझ में आ रही बात। और जो आदमी के पास इनकम नहीं है, मान लो फार्मर के पास इनकम नहीं है, तो जो टैक्स क्रिएट हो रहा है उस टैक्स से फार्मर को सब्सिडी दिया जा रहा है। उसको 100 रुपए का चीज 50 रुपए में ही दिया जा रहा है। अच्छा, मतलब इसके इनकम को बढ़ाया जा रहा है, इसकी जो है परचेजिंग पावर बढ़ाई जा रही है और इसकी परचेजिंग पावर कम की जा रही है। तो वो हो क्या रहा है बेसिकली, ये जो इनइक्वलिटीज है, जो डिफरेंसेस है कि भैया बहुत सारे लोग के पास बहुत पैसा है और कुछ लोग के पास कुछ भी नहीं है। तो भैया सरकार जो है वो क्या कर रही है कि जिनके पास पैसा है उनके से पैसा खींच रही है और जिनके पास पैसा नहीं उनके पास पैसा क्या कर रही है, सब्सिडीज के रूप में उनको दे दे रही है। तो ये जो है इनइक्विटीज जो है, उस इनइक्विटीज को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए सरकार जो है पुअर पे ज्यादा खर्च कर रही है और अमीरों से ज्यादा पैसा कलेक्ट कर रही है। तो ये हमारा यहां पे ये कहानी बन के आएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिविंग वैलिड रीजन एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम। यहां पे डोमेस्टिक इनकम क्रिएट करते समय जो है यहां पे अब वैलिड रीजन देना है कि इसको कैसे ट्रीट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कार लोन टेकन बाय अ फर्म, एक फर्म ने कार लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहा है, और इंटरेस्ट ऑन कार लोन टेकन बाय ए हाउस होल्ड्स। बात को समझिएगा इधर। इफ इट विल बी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ए है, इट विल बी इंक्लूड इन द डोमेस्टिक इनकम as loan has been used for the production purpose। देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कार, ये जो इंटरेस्ट ऑन कार लोन टेकन बाय ए फर्म, इंटरेस्ट ऑन कार जो है ये जो है फर्म ने लिया है। इस कार का इस्तेमाल जो है, इस कार का इस्तेमाल जो है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज के लिए या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए किया जा रहा है तो इट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम। इसको डोमेस्टिक इनकम के अंदर एज अ लोन हैज बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, ये लोन जो है प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, तो इसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। बट इंटरेस्ट ऑन कार लोन टेकन बाय हाउस होल्ड्स, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड एज इन द लोन हैज बीन यूज फॉर द कंजम्पशन पर्पस। ये लोन जो है वो कंजम्पशन के लिए है और ये लोन जो है वो प्रोडक्शन के लिए है। तो जो लोन प्रोडक्शंस के लिए होगा, इंटरेस्ट ऑन कार लोन्स, ये जो है वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट किया जाएगा। बट ये जो है कंजम्पशन पर्पस के लिए है, तो ये लोन जो है डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ओहो, do you agree with this in given statement? Give valid reason for your answer. Yes, I'm agree. I do not agree. ध्यान सुनिएगा, इस agree में आप यहां पे agree कर रहे हैं क्या, तो ध्यान सुनिएगा। ये जो है क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है पहले समझिएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जीडीपी सिफी, इसका होता क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस
प्लस चेंज इन स्टॉक। अब बात को समझिएगा इधर, व्हेन अ चेंज इन स्टॉक इज नेगेटिव, ये क्या कह रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये ऑलवेज ग्रेटर होगा। डू यू एग्री विद स्टेटमेंट? नहीं। अगर मान लो चेंज इन स्टॉक जो है वो निगेटिव में आ गया, चेंज इन स्टॉक जो है वो क्या है, निगेटिव में आ गया, ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि निगेटिव होगा, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो ग्रेटर हो जाएगा देन द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आ रही बात? अगर ये निगेटिव में आ गया भाई, अगर निगेटिव में आ गया, ठीक है, तो ये जो है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन से। समझ में? मान लो कि ये 100 है, ठीक है, और ये जो चेंज इन स्टॉक निगेटिव में आ गया, ये निगेटिव 25 आ गया। ठीक है, तो ये जो आएगा और यहां पे क्या निकल के आएगा, ये आपका जीडीपी सीवीएफसी कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ये 75 है और यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, 100 है। तो यह कम हो गया कि नहीं हो गया जी, जल्दी कम हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, तो इस स्टेटमेंट से हम आगे नहीं करेंगे। यहां पे ऐसा हो सकता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो ऑलवेज ग्रेटर नहीं होगा, राइट? वो ग्रेटर तब होगा जब हमारा जो है आपका चेंज इन स्टॉक जो है वो पॉजिटिव में होगा। अगर चेंज इन स्टॉक नेगेटिव में हो गया, उस कंडीशन के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन से। ठीक है जी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन, हम लोगों ने क्या कर लिया, डील कर लिया। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डील कर लिए, और ये था हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन जो हमने एकदम से कंप्लीट कर लिया। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह होगा तो देख लेंगे हम लोग फिर। ये जो है हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है थोड़ी देर के अंदर हम लोग जो है आपका सेकंड सेक्शंस को लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।